नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। मैं हूं दीपक यादव। नोएडा में ट्विन टावर तो ध्वस्त हो गया, लेकिन अब भी कई मुद्दों की धूल और सवालों का गुबार बना हुआ है। मैंने एमरेल्ड कोर्ट का जायजा लिया, वहां मौजूद आरडब्ल्यूए के सदस्यों से बातचीत की। इतना ही नहीं, डेवलपर संगठन नरेटको के प्रेसिडेंट को भी साइट पर आमंत्रित किया और मौजूदा मुद्दों को जानने समझने की कोशिश की। तो आप भी देखिए ये पूरी बातचीत। वो पूरी टीम हमारे साथ है जिनसे हम बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि अब इस इमारत में, इस जगह पर ध्वस्त होने के बाद क्या कुछ सवाल हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ एजेंडा है, वो जानने समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आरडब्ल्यूए के प्रेसिडेंट तेवतिया साहब हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तेवतिया साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि 28 अगस्त रविवार 2:30 बजे के बाद से ये जो मलबे का पहाड़ हम देख रहे हैं, ये लगातार अभी भी बना हुआ है। अब क्या मुद्दे हैं आपके, क्या तैयारियां है, इस जगह पर क्या बनेगा, उस पर हम विस्तार से बात करना चाहेंगे आपसे। बेसिकली अब क्या मुद्दे हैं आपके? बेसिकली तो ये है कि जो डस्ट इसमें निकल रही है उसको कंटेन करने के लिए, बिकॉज वो हेल्थ पे बहुत इफ़ेक्ट करेगा हमारे लोगों के लिए। तो अभी जो पूरी प्रिकॉशंस नहीं ली हैं इन्होंने। अभी एडिफिस से आज हमारी मीटिंग है सीईओ के साथ में, तो हम उनको बताएंगे कि इसको प्रॉपर प्रिकॉशंस ली जाए, जिससे कि डस्ट लोग बाग मेरे जैसे 80 साल के आदमी को अस्थमा ना हो और कोई बीमारी ना लगे। एक और सवाल ये बनता है कि अब इस जगह पर जब ये पूरी तरह से मलबा साफ हो जाएगा, ये जगह क्लीन हो जाएगी, तो यहाँ क्या बनना चाहिए? एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर जो 31 अगस्त को पास हुआ है, उसमें उन्होंने क्लियरली बोला है कि जो जहाँ पे ये बिल्डर ने डेवलप किया था, इट वाज ए ग्रीन एरिया। तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के कंप्लायंस के हिसाब से इट इज़ टू बी डेवलप्ड एज ए ग्रीन एरिया, इट इज़ टू बी हैंडेड ओवर एज ए ग्रीन एरिया। ओके, आप चाहते हैं कि यहाँ पर ग्रीन एरिया बने। क्या सर आपका शुभ नाम है और आप क्या चाहते हैं कि यहाँ पर बने? मेरा नाम एस.के. राय है। मैं तो ये चाहता हूँ कि जनरल रेजिडेंस का जो विचार हो उस हिसाब से हो, और ग्रीन है तो ग्रीन मेंटेन हो। उसके अलावा अगर कोई चीज़ और बन सकती हो जो हमारी सुविधा के लिए हो तो वो किया जाए। नहीं, लेकिन आप खुद भी रेजिडेंट हैं यहाँ पर, तो आपकी क्या उम्मीद है, क्या होना चाहिए यहाँ पर? मुझे तो लगता है एक धार्मिक स्थल होना चाहिए। जितना विवाद हुआ है उतनी शांति के लिए जगह हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल, जितना विवाद हुआ है उतनी शांति हो जाए, ज़्यादा बेटर है। आपका क्या उम्मीद है सर? आपका शुभ नाम? मेरा नाम धीरेन्द्र नाथ है, और मुझे लगता है कि जो ग्रीन एरिया जो डिस्टर्ब किया गया था, वापस ग्रीन एरिया में ही इसको तब्दील कर दिया जाए। और बाकी जो है रेजिडेंट्स चाहते हैं और कुछ इसके अलावा, तो वो फिर जो है आरडब्ल्यूए की ईजीए में डिसाइड हो उस चीज़ को। बिल्कुल। क्या सर, जैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बिल्डिंग ध्वस्त हो चुकी है, लेकिन अभी भी क्या इस पर मालिकाना हक को लेकर किसी तरह का कोई विवाद है, किसी तरह की कोई समस्या है? मानते हैं आप? मैं तो नहीं मानता हूँ, लेकिन मिस्टर आर के अरोड़ा जो ओनर हैं सुपरटेक के, वो क्लेम कर रहे हैं कि लैंड उनकी है। 2 एकड़ ज़मीन या 2000 गज या 4 गज है, मुझे मालूम नहीं है, बट ये एरिया जो है 5 से 6000 गज स्क्वायर मीटर का है। वो अपना मालिकाना हक जमा वो कर रहे हैं, लेकिन वो मेरे ख्याल से गलत है। अब मालिकाना हक पूरा आरडब्ल्यूए का है, और हमारे पास में उसके रीजंस हैं, और अगर आप चाहेंगे तो हम उसको आपको लिखित में दे देंगे कि ये अभी ज़मीन केवल आरडब्ल्यू की है और आरडब्ल्यू की ही रहेगी। जब भी कोई इमारत टूटती है तो आम तौर पर डेवलपर या कहीं पर भी बात इमारत टूटने की नहीं है। जब हम किसी भी डिफेक्ट पर बात करते हैं या किसी भी समस्या पर बात करते हैं तो डेवलपर आमतौर पर सामने नहीं आते हैं। लेकिन आज हमारे साथ राजन बंदेलकर जी हैं, जो प्रेसिडेंट हैं नरेटको के, डेवलपर संगठन बॉडी है, नेशनल प्रेसिडेंट हैं। आपको क्या नहीं लग रहा था कि कुछ जो सवाल आरडब्ल्यूए की ओर से आपके ऊपर हो सकते थे, या आमतौर पर मीडिया भी आपसे सवाल पूछ ही रहा है, हम भी आपसे सवाल पूछ रहे हैं, तो क्यों आप सामने आए, वजह क्या है? जब भी अगर आप देखोगे किसी भी सोसाइटी में जाओ तो डेवलपर और कंज्यूमर के बीच में काफ़ी रोष होता है। ये रोष कम हो जाना चाहिए। इसमें मैं तेवतिया जी को 100% मार्क दूंगा कि जब मैंने बोला कि मैं डेवलपर हूँ, मैं संगठन से हूँ, फिर भी वो मिलना चाहे मुझे। वरना क्या होता है कि जब अगर इन्होंने देखा कि अगर कोई संगठन से है तो क्या है, क्या नहीं है, क्या इंटरेस्ट है। हालांकि मेरा इंटरेस्ट इतना ही है कि जो जिसमें सबका भला हो। हालांकि जो हुआ, इनके हिसाब से ये लोग इतने साल से उसके लिए लड़ रहे थे, तो इनके हिसाब से सही हुआ। लेकिन मेरा पर्सनल मत है कि ये जो हुआ, इसके अलावा काफ़ी विकल्प इसमें अलग से हो सकते थे। कि जो भी बैठकर अगर इन्होंने, मुझे लगता है कि कम से कम ये लोग आज 10 साल से इस केस को लड़ रहे हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 8 से 10 साल से केस को लड़ रहे हैं।
तो 10 साल तक लंबी लड़ाई चढ़नी नहीं चाहिए कि अगर दो आदमी सामने मिले ना, अगर किसी को सॉरी बोल दिया और किसी को थैंक यू बोल दिया तो बरसों पुराना भी झगड़ा खत्म हो जाता। विवाद खत्म हो सकता था, लेकिन खैर अब वो बात है, उस पर जाने का कोई मतलब नहीं है। आमतौर पर जब किसी बिल्डिंग का इनॉग्रेशन होता है तब तो भीड़ इकट्ठा होती है, तब तो लोग आते हैं, लेकिन ऐसे ध्वस्तीकरण में बात नहीं हो पाती। लेकिन राजन सर, क्या आपको नहीं लगता है कि इस इमारत ने रियल एस्टेट के ट्रस्ट को और पाताल में ला दिया है और ख़राब किया है रियल एस्टेट के ट्रस्ट को? क्या डेवलपर्स पर आम खरीदार, आम होम बायर क्या भरोसा करेगा? मैं ये चीज़ नहीं मानता हूँ, क्योंकि जैसे बोलते हैं कि हर कॉइन के दो पहलू होते हैं, तो आप एक पहलू को देख रहे हो, मैं दूसरी पहलू को ये देख रहा हूँ कि आज ये जो परिस्थिति इसलिए आई इनके ऊपर, जितने भी रेसिडेंट है, क्योंकि रेरा नहीं था। अब रेरा आने के बाद ये चीज़, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी इंटरव्यू में बताया कि 99.9% नहीं होने वाला है। उसका रीज़न क्या है कि जो ट्रस्ट डेफिसिट डेवलपर के अंदर और कंज्यूमर के भीतर था, उसको रेरा ने काफ़ी हद तक दूर किया है। तो मैं नहीं मानता हूँ कि इससे ट्रस्ट कम हो गया। हालांकि इससे सीख ये ले लेनी चाहिए डेवलपर ने कि भाई हर आदमी का जिसका भी हक है तो उन्होंने उसका हक उसको दे देना चाहिए। बिल्कुल सर। वरना क्या होता है कि वरना ये विवाद निर्माण होते हैं। सर, ट्रस्ट बिल्कुल मतलब बड़ा है रेरा की वजह से, लेकिन ये इमारत ने उस पर डेंट भी तो बहुत बड़ा किया है। सर, ये डेंट उस पर नहीं किया, डेंट हकीकत में ये किया है कि डेवलपर को एक आदत थी या समझ थी कि अगर मुझे अप्रूवल मिल गया कि मैं सब निकल गया, तो उसमें डेवलपर ने आत्मचिंतन करना चाहिए कि मैं जो अप्रूवल ले रहा हूँ वो सही है कि नहीं सही है। वरना क्या होता है कि काफ़ी टाइम अपने को अप्रूवल मिल जाते हैं, जैसे कि अपने को लगता है कि आज अप्रूवल ले लिया तो अपन शांति में बैठे हुए हैं। हालांकि ये बिल्डिंग अगर आपने देखा हुआ तो जैसे सो कॉल्ड अप्रूवल मार्केट और जी हर टाइम कहे हुए हैं, और शायद नोएडा अथॉरिटी ने भी किया हुआ है कि उन्होंने सारे परमिशंस वगैरह दिए थे, उसके बावजूद बिल्डिंग ढह गई। बिल्कुल ये नोएडा अथॉरिटी का आपने जिक्र किया है, तो उनका भी बहुत बड़ा रोल है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 26 नाम आगे किए हैं जो इस गतिविधि में लिप्त पाए गए हैं। उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार कर भी रही है। तेवतिया साहब, डेवलपर को तो सज़ा मिली, लेकिन नोएडा अथॉरिटी के उन लोगों का क्या जो इस पूरे मामले में लिप्त थे, जिनकी आंखों के सामने ये बिल्डिंग लगातार बनती रही, उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और भ्रष्टाचार की ये जो पूरी इमारत है, जिसको संज्ञा दे दी गई भ्रष्टाचार की इमारत, वो बनती रही? एक्चुअली मैं वही कहता रहा हूँ कि अगर 2 अप्रूवल लेने के बाद में भी 2010-11 में हम लगातार संपर्क करते रहे, सीओ से नीचे लोगों से मिलते रहे और हमने बोला कि ये वॉयलेशंस के खिलाफ बन रही है, इस पर रोक दिया जाए। लेकिन रोकने के बजाय द बिल्डर और नोएडा अथॉरिटी ने मिलकर के इसको रात दिन से बना करके और 1.5 साल के अंदर इसको 32 स्टोरी कर दिया है। ये स्टोरी 40 बननी थी। 2010 में 11 में बोल रहे हैं कि ये वॉयलेशंस के खिलाफ है। 2012 में एक सेंक्शन दी जा रही है उसको 24 स्टोरी से 40 स्टोरी करने के लिए। एक बार नहीं, हम प्रूफ दे रहे हैं कि ये बिल्कुल वॉयलेशंस के खिलाफ है। उसके बाद में भी क्यों कि उन दोनों में इतनी साठ-गांठ थी कि जो हम तोड़ नहीं पाए। कोशिश करने के बाद में भी हमने स्टेट गवर्नमेंट्स को लिखा, हमने चीफ फायर ऑफिसर को लिखा। चीफ फायर ऑफिसर ने कहा कि ये गलत बन रही है, लेकिन उसको नोएडा अथॉरिटी ने दरअंदाज किया। और ना ही नेचुरली बिल्डर तो उनका तो पैसे लेने का है, मेन पैसा तो बिल्डर से बनता है और ऑफ कोर्स अथॉरिटी के पास में जो भी होगा वो अलग है। तो उन्होंने हमारी नहीं सुनी। वरना आज ये हालत ना बिल्डर को देखनी होती, ना हमको देखनी होती, ना किसी और लोगों को। इतनी परेशानी यहाँ पर रहने हो रही है वो नहीं होती अगर ये 2011-12 में रोक दी जाती। सर, लेकिन जो नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी हैं उनका नाम ज़रूर सामने आ गया। अब उस पर सरकार कितनी कड़ा एक्शन लेगी, कितनी सख्त कार्रवाई करती है, वो सरकार की बात है, लेकिन इसकी पैरवी कौन करेगा? पैरवी तो गवर्नमेंट को और नोएडा अथॉरिटी को ही करनी है। हाँ, अगर वो कोई हमसे हेल्प मांगते हैं, हमारा स्टेटमेंट लेना चाहते हैं, हालांकि डॉक्यूमेंट सब कुछ उनके पास में हैं, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स हमने उनसे लिए हैं जो शायद वो ना दिखाना चाहें, तो वो डॉक्यूमेंट से हम प्रोड्यूस कर देंगे, जिससे पूरा पता लग जाएगा कि सब मिली भगत थी। और क्या क्या मुद्दे रहेंगे आज आपका अथॉरिटी के साथ? अथॉरिटी के साथ में यही मुद्दा होगा। दूसरा ऑफ कोर्स वो तो सेपरेट होगा कि ये जो लैंड जो है, जैसे अरोड़ा जी बोलते हैं कि लैंड पे उनका क्लेम है, तो हम उनको पॉइंट्स देने वाले हैं कि इनका कोई क्लेम नहीं है। इसको ठीक तरह से फिर दोबारा गलती ना करें, कहीं उनको देने के लिए वो ये लैंड हमको दिया जाए।
बिल्कुल। एक और सवाल राजन सर आपसे बनता है, वो ये कि ठीक है सुपरटेक का ये मामला तो हो गया, लेकिन क्या इसके बाद पूरे देश में अवैध इमारतें बनना बंद हो जाएंगी? क्या इसके बाद जो पूरे देश में गलत इमारतें बन रही हैं उन पर कैसे लगाम लगे? वहाँ भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी आपकी आ जाती है। अगर हम एनसीआर में देखें तो ऐसी एक नहीं 1000 इमारतें निकल आएंगी जिनमें ज़रूर अप्रूवल है उनके पास, लेकिन वो नियमों पे खरी नहीं उतरती हैं। तो उनको रोकने के लिए आगे समस्याएं ना हो, उसके लिए नरेटको क्या करने वाली है? सर, इसमें नरेटको से ज़्यादा मैं तो चाहता हूँ कि ग्राहक ने करना चाहिए। ग्राहक ने, अब रेरा आया है तो रेरा के अंदर जो रजिस्टर्ड नहीं है, आज सोशल मीडिया है और ग्राहक पहले से बहुत ही सतर्क हो गया, तो उसने अगर छानबीन करे, अच्छे डेवलपर के पास ही ले और सारे अप्रूवल्स है वहाँ पर ले। और आज अगर आप देखो तो जितने भी अफोर्डेबल सेगमेंट में अगर जो भी मकान लेता है ना, वो होम लोन लेता है, तो होम लोन में बैंक भी ये सारे कागजात पहले ही देखती है लोन देने के पहले। तो अगर ग्राहक ये सब देखकर, जहाँ उसको लगता है कि थोड़ी भी डाउटफुल है या इलीगल है या अवैध है, वहाँ पर नहीं मकान ले तो ऑटोमेटिक बनना ही बंद हो जाएगा। बात ठीक है सर, लेकिन आम तौर पर हम देखते हैं सर कि बैंक कागज़ तो पूरे देखती है, होम बायर के पूरे कागज़ लेती है, बिल्डिंग के पूरे कागज़ लेती है, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो पूरा थोप दिया जाता है होम बायर के ऊपर। फिर बैंक जिम्मेदारी नहीं लेती, अथॉरिटी जिम्मेदारी नहीं लेती, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। ये एक समस्या हमेशा देखने को मिलती है। आज भी एनसीआर में लाखों लोग फंसे हुए हैं जो ना अपने घर में रह पा रहे हैं, लेकिन वो ईएमआई लगातार भर रहे हैं, किराया भी दे रहे हैं और बिल्डिंग भी उनकी फंसी हुई है। सर, ये जो आप जितने भी प्रॉब्लम बोल रहे हैं ना, वो प्री रह रहा है। अभी देखो कोविड आया, कोविड के पहले किसी ने सोचा था क्या कोविड आने वाला है? पिछली जो चीज़ है उसको तो ना मैं सुधार सकता हूँ ना आप उधर सुधार सकते हैं। हाँ, हालांकि इससे सबक ये लेंगे कि आइंदा, जैसे मैंने बोला कि हमको जो अप्रूवल मिल रहा है हमने भी सोच समझ कर लेना चाहिए, सेम वे बायर ने 2 दफ़े 3 दफ़े चेक करके ही मकान खरीदना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि बायर को तो जिम्मेदारी बनती ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी सरकारों को लेनी पड़ेगी, सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी बैंकों को लेनी पड़ेगी, सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी सरकारी एजेंसियों को लेनी पड़ेगी जो इमारत की मंजूरी देते हैं। और मंजूरी के बाद जब होम बायर फंसता है तो वो कोर्ट के कचहरियों के दरवाजे खटखटाता है और उसके बाद नतीजा आपको कुछ इस तरह का नज़र आता है। 3 महीने एमरल्ड कोर्ट के निवासियों के लिए काफ़ी मुश्किल भरे रहने वाले हैं, क्योंकि दिन रात मलबा सफाई का शोर, गंदगी और धूल। बहरहाल इसके बाद मैंने सुपरटेक के चेयरमैन आर.के. अरोरा से भी मुलाकात की और उनसे आगे की रणनीति पर बातचीत की। अरोरा जी, स्वागत है आपका जी बिज़नेस पर। मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि ट्विन टावर का अध्याय समाप्त हुआ, अब आगे जो आपके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हैं, जो लोग डिलीवरी चाहते हैं, जो लोग आपसे संपर्क कर रहे हैं, जिनको उम्मीदें थी कि अगले साल में, 1.5 साल में या 6 महीने में डिलीवरी मिलने वाली है, वो प्रोजेक्ट की स्थिति क्या है और कब तक उनकी पूरी डिलीवरी मिलेगी? देखिए, जहाँ तक अभी ट्विन टावर के डिमोलिशन का सवाल है, वो तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इसको तोड़ दो, हम लोगों ने वो डिमोलिश कर दिया है। बट मैं यही कहना चाहता हूँ अपने बायर के लिए कि अभी तक मैं नहीं टूटा हूँ, तो मैं अपने 90,000 होम बायर्स को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि 70,000 होम बायर हमने डिलीवर कर दिए, लोगों को सेटिस्फैक्ट्री पोजीशन कर दिया है। बाकी 20,000 होम बायर को भी हम पोजीशन देंगे मरते दम तक। आई एम एश्योरिंग, हाथ जोड़ के मैं अपने होम बायर को कहना चाहता हूँ कि हम जो हैं आपका पोजीशन देंगे और विदिन 24 मंथ देंगे। इसकी वजह से हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर, डिमोलिशन की वजह से किसी भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन जैसे आपने बताया कि 24 महीने में आप पोजीशन देंगे, लेकिन बहुत से प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो यथास्थिति में कई साल से हैं, तो उनमें कंस्ट्रक्शन डिले होने की क्या वजह है और उसको तेज़ी कैसे लेके आएंगे? देखिए, डिले होने के बहुत सारे रीजन इस एरिया में रहे थे, जैसे कि एक एनजीटी का विवाद था जिसकी वजह से 2 साल काम बंद हो गया। एक माननीय हाई कोर्ट ने कुछ लैंड एक्विजिशन पे स्टे लगा दिए थे, उसकी वजह से काम बंद रहा। तो 2-3 रीजन ये रहे और फाइनली जो 2020 का कोविड आया तो उसकी वजह से प्रोजेक्ट डिले हो गया। मैं समझता हूँ आज की तारीख में सभी प्रोजेक्ट के ऊपर 20,000 अपार्टमेंट के ऊपर काम हो रहा है, 5,000 वर्कर काम कर रहे हैं और हर महीने लगभग 400-500 पोजीशन का हम टारगेट बनाए हुए हैं और हम हर टावर की डिलीवरी डेट अपने होम बायर को हमने शेयर कर दिया है और उसकी वजह से अब जो हैं किसी भी दूसरे रीजन से प्रोजेक्ट कहीं भी सफ़र नहीं करेंगे।
अरोड़ा साहब, जो आपके स्टक प्रोजेक्ट हैं, जैसे आपने तमाम कारण बताए कि एनजीटी वाला एक मामला था, उसके अलावा और भी कुछ मामले एनसीएलटी में भी हैं। मैंने आपसे लास्ट टाइम भी जब बातचीत की थी तो उसमें भी हम एक सबवेंशन स्कीम की बात कर रहे थे कि जिसकी वजह से तमाम समस्याएं देखने को मिल रही हैं। उन विवादों को निपटाने की क्या तैयारी है? देखिए, जो आप सबवेंशन की बात कर रहे हैं, तो सबवेंशन की स्कीम एक तरह से गवर्नमेंट द्वारा बंद कर दी गई थी, लेकिन हमारा जो कमिटमेंट था होम बायर के साथ कि हम टिल दी पोजीशन, जब तक हम पोजीशन नहीं देते हैं उसको ईएमआई पे करते रहेंगे। वो आज भी हम उसको लागू है, और जिन लोगों को हमने कमिटमेंट कर रखा है उसको अपने कमिटमेंट को पूरा करेंगे, और उनकी सबवेंशन की अगर कहीं अमाउंट हमारे ऊपर ड्यूज़ है तो हम उसकी फाइनल अमाउंट से उसको एडजस्ट करेंगे। ट्विन टावर में जितने बकायेदार थे, क्या उनको सबको पेमेंट हो चुका है या कुछ अभी बचे हैं? अगर बचे हैं तो उनको कब तक पेमेंट होगा? देखिए, ट्विन टावर का जो डिसीजन था माननीय हाई कोर्ट ने 2014 में दे दिया था। 2014 से लेकर 2022 तक लगभग 95% लोगों को हम सेटल कर चुके हैं, या तो उनका पैसा विद ब्याज उनको वापस कर चुके, या उनको कहीं दूसरी अल्टरनेट प्रॉपर्टी में हम लोग सेटल कर चुके। कुछ लोग अभी बाकी हैं, हार्डली 4-5% होंगे। तो जो लोग हमारे पास आ रहे हैं पेमेंट के लिए, तो हम लोग उनको पेमेंट देंगे या उनको कहीं दूसरा घर देंगे। इस तरह का हमने अपना एक एफिडेविट माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल किया है। सुपरटेक ट्विन टावर का अध्याय समाप्त होने के बाद क्या नोएडा में डेवलपर्स की मनमानी रुक गई है? उन हजारों ग्राहकों की जीत कब होगी जो अटके प्रोजेक्ट में घर की आस लगाए बैठे हैं? एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, वापस लौटेंगे और इन्हीं मसलों के हल खोजने की कोशिश करेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। सुपरटेक मामले में होम बायर्स की जीत हुई है। सुपरटेक को अपने किए की सजा तो मिली, लेकिन इसके बाद आम घर खरीदार की न्याय व्यवस्था से और अधिक उम्मीदें बढ़ गई हैं। लेकिन डेवलपर्स और रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर क्या उतना कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है? ग्राउंड रियलिटी क्या कहती है, समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं हाई कोर्ट के एडवोकेट निर्मित श्रीवास्तव और ट्रैक टू रियलिटी के सीईओ रवि सिन्हा। स्वागत है आप दोनों का जी बिजनेस पर। निर्मित, मेरा पहला सवाल आपसे होगा, प्री रेरा और पोस्ट रेरा में क्या अंतर देखने को मिला है? सुपरटेक मामले के बाद होम बायर्स की हिम्मत तो बढ़ी है, लेकिन ऐसे में रेरा के अलावा बाकी अदालतों में शिकायतों का जो फ्लो है वो कैसा रहा है? जी दीपक जी, इसमें तो मेरा मानना काफी क्लियर है। जो मेरी जो निजी बिलीफ है वो ये है कि रेरा से पहले सिचुएशन बहुत खराब थी, और अगर हम बुनियादी तौर पे इस चीज को समझें तो ये एक सिविल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है। रेरा आने से पहले ये डिस्प्यूट सिविल कोर्ट में चला करती थी। जैसे आम कोई भी मुकदमे चलते थे, वैसे ही इसका भी निस्तारण होता था जैसे सिविल कोर्ट में होता है। रेरा आने के बाद थिंग्स हैव बिकम मोर एक्सपीडिशियस। अपील्स भी टाइमली मैनर में डिसाइड हो रही है, रेरा की कंप्लेंट भी टाइमली मैनर में डिसाइड हो रही है, और साथ साथ अप्रोच भी डेवलपर का और साथ में होम बायर का एक कन्फाइन हो गया है, एक रेगुलेटेड अप्रोच हो गया है। और अगर रेरा के अलावा कोई दूसरा फोरम है तो वो कंज्यूमर कोर्ट है, क्योंकि एक होम बायर एक कंज्यूमर तो आफ्टर ऑल है ही है। बट अभी भी काफी दिक्कतें हैं, काफी चीजें जो मेरा खुद का मानना है कि जो अभी भी कहीं ना कहीं किसी तरीके से छूट जा रही हैं, और इन चीजों को कवर अप, इन चीजों पे अभी भी पूरी तरीके से सख्ती नहीं बरती जा रही है। जैसे ऑक्यूपेशन और कंप्लीशन सर्टिफिकेट में टाइमली मैनर पे वो अभी भी बिल्डर को मिल नहीं रहा है। बिल्डर अकेले जिम्मेदार, जो लोग सोचते हैं कि बिल्डर अकेले जिम्मेदार है, वो एक कन्फाइंड व्यू है। एक्चुअल में बिल्डर के साथ साथ डेवलपमेंट अथॉरिटी, एनबीएफसीज, बैंक्स हैं जो जुड़े हुए हैं, जो इस पूरे स्कैम में हर तरह से भागीदारी होती है उन तीनों लोगों की। तो प्रोजेक्ट भले ही इनहैबिटेबल हो, वो कंप्लीशन से कोसों दूर हो, बट बिल्डर को ये फायदा मिलता है इस प्रोविजन के तहत कि वो अपना प्रोजेक्ट को कंप्लीशन दिखा देता है, ऑक्यूपेंसी रेडी दिखा देता है। इसका सीधा सीधा नुकसान होम बायर को पड़ता है। रवि जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि सुपरटेक के बाद क्या हालात कुछ बदले हैं? डेवलपर्स ने कुछ सीख ली है या इसके बाद वही प्रैक्टिस जारी है, लगातार वैसे ही हालात नजर आ रहे हैं?
होम बायर्स का रिएक्शन कैसा देख रहे हैं आप? अब मैं इन दो मुद्दों को अलग अलग रखते हुए बात करता हूं। सबसे पहले यह है कि सुपरटेक के एग्जाम्पल से बिल्डर्स ने बहुत सीखा है, लेकिन गलत वजहों से सीखा है। अब वो क्या कर रहे हैं, पहले जो सुपरटेक ने गलती की थी कि उन्होंने बायर से कंसेंट नहीं लिया था, आज बिल्डर अपने बायर को फोर्स कर रहा है कि वो प्री कंसेंट साइन करे। आपको पता है बिल्डर बायर एग्रीमेंट एक बायर के हाथ में तब दिया जाता है जब वो पहला अमाउंट बिल्डर को दे चुका होता है। उसके बाद से वो लगातार बिल्डर के प्रेशर में होता है और बिल्डर ये फोर्स करते हैं कि आप एक प्री कंसेंट लेटर साइन करें कि हम आपको फ्यूचर चेंजेस के लिए अप्रूवल दे रहे हैं। तो ये पहला मुद्दा है कि सुपरटेक के एग्जांपल से बायर्स से बिल्डर्स ने सारे गलत चीजें सीखी हैं। अब मुद्दा आपका दूसरा जो मूल सवाल है कि बायर्स के लिए क्या बदला है। हमने एक कंज्यूमर सर्वे किया था जिसमें 72% बायर्स ने ये कहा है कि हमारे लिए पोस्ट रेरा में ग्राउंड रियलिटी नहीं बदली है। रेरा इज ए वीक पीस ऑफ लेजिस्लेशन और रेरा एक लिटिगेशन का एडिशनल विंडो बनकर रह गया है। आज रेरा के ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो रहे हैं, रेरा के ऑर्डर फर्दर चैलेंज होते हैं, रियाट में जाता है, उसके बाद हाई कोर्ट में जाता है। तो मुझे लगता है कि ग्राउंड रियलिटी नहीं बदली है और ग्राउंड रियलिटी तब तक नहीं बदलेगी जब तक हम रियल एस्टेट फोकस्ड फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं बनाएंगे। निर्मित, कैसे ग्राहकों की टेंशन कम होगी? क्योंकि आमतौर पर जब कोई प्रोजेक्ट फंसता है तो घर खरीदार सबसे पहले फंसते हैं, सालों साल केस लड़ते हैं। कैसे बैंक, बिल्डर या सरकारी एजेंसियों की जवाबदेही बढ़ेगी? क्योंकि अगर सुपरटेक के केस में ही हम देखें तो 26 नाम सामने आए हैं नोएडा अथॉरिटी के, उन पर FIR तो दर्ज हो चुकी है, लेकिन कार्रवाई किस रफ्तार से आगे बढ़ेगी, इसकी निगरानी कौन करेगा? जी दीपक जी, इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं हर चीज का ब्लेम प्रमोटर को दिया जा रहा है। और जो गलती है, मैं मानता हूँ पूरी तरीके से कि प्रमोटर की गलती है, बट उसमें कहीं ना कहीं डेवलपमेंट अथॉरिटी बहुत साथ देते हैं। अब ये एक तरह से कहीं बहुत अन्य केसेस में देखा है कि जहां पे एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट बना लेते हैं और उसमें तो बिल्डर और साथ में NBFC ऐसा मिल के पीसते हैं होम बायर को कि उससे तो वो कहीं बच ही नहीं पाता है। वो साथ में उसको हैबिटेबल कंडीशन में मकान भी नहीं मिल रहा है, उसको EMI भी देनी पड़ रही है, वो किराए पे भी रह रहा है और उसमें पूरी तरीके से कल्पेबल सिर्फ और सिर्फ प्रमोटर माना जाता है, जबकि भागीदारी बराबर की डेवलपमेंट अथॉरिटी और NBFCs की भी होती है। उन पे कोई भी आंच नहीं आती है क्योंकि रेरा इज ओनली कन्फाइंड इन लुकिंग टू द रेमेडी ऑफ होम बायर्स ओनली टू द इफेक्ट ऑफ प्रमोटर्स से जो भी डिफेक्ट है, प्रमोटर्स की जो गलती वो उसको क्योर करेंगे, पर उनसे कोई भी NBFC से मतलब नहीं है, उनको कोई भी डेवलपमेंट अथॉरिटी से मतलब नहीं है। उसके लिए अभी भी हाई कोर्ट ही एक रेमेडी है जहां पे वो उसको रिड्रेस कर सकते हैं, वो ग्रीवियंस वहीं पे ही एड्रेस हो सकती है। उसके अलावा उनके पास कोई औचित्य नहीं है। यानी मोटे तौर पर बड़ा सवाल यह है कि NCR में अम्रपाली, JP समेत हजारों घर खरीदार जो अटके प्रोजेक्ट में घर की आस लगाए दिन गिन रहे हैं, उनको न्याय कब मिलेगा? आज प्रॉपर्टी प्लस में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बने रहिए जी बिजनेस पर।